सो पहली बात तो यह है कि जो जो आज आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू बी अमंग द एलिमिनरीज लाइक चौहान साहब, मंसूर साहब, इतना ज़बरदस्त किस्म का पैनल है आपका। और रहमान अज़हर साहब ने कहा कि आना है, तो मैंने कहा जी ज़रूर, हम यहाँ पर मौका मिला है। लॉफेयर ऑब्वियसली जो ज़्यादातर जो कि लॉयर्स होंगे और ज़्यादातर यंगस्टर लॉयर होंगे और जो हमारे सुन भी रहे हैं वो भी ज़्यादा चूँकि एक बेसिकली तो स्ट्रैटेजी की एक टर्म है, लेकिन लॉ से बहुत ऑब्वियसली इसका करीबी ताल्लुक़ और रिश्ता है। जब इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट है, जैसा कि हमें ज़्यादा पता ही है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 85 मिलियन लोग जो हैं वो मर गए, उनको इस जंग में वो लुकमा अजल बन गए 85 मिलियन के करीब, जो तकरीबन 3% बनती थी दुनिया की पॉपुलेशन। उसके बाद से एक दुनिया के अंदर ये सोच आई कि अगर इस तरह से जंगों से मामला हल करने हुए तो ये तो हम अपने आप को तमाम तबाही कर बैठेंगे। सो 1945 के बाद इंटरनेशनल लॉ की इमरजेंस हुई दुनिया में। उससे पहले भी थी, ये तो नहीं, उससे पहले लीग ऑफ, लेकिन इसके बाद जो लीग ऑफ नेशंस बनी और फिर बाद में जो ये सारे अब यूनाइटेड नेशंस है, अब ये तमाम जो इवेंट्स हुए, इसके नतीजे में जो हमने देखा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कैजुअलिटीज़ हुई, जितने लोग जो हैं वो लुकमा अजल बने, उसका गहरा असर दुनिया के ऊपर हुआ। और उसके बाद इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी डेवलपमेंट सही मानों में शुरू हुई। और लॉफेयर की जो टर्मिनोलॉजी है ये बुनियादी तौर के ऊपर शुरू तो नेगेटिव कॉनोटेशन से नहीं हुई थी। जब 1975-76 में सबसे पहले लॉफेयर को आप समझिए कि एक नई टर्म इंटरनेशनल लॉ की पार्ट के तौर के ऊपर सामने आई। इट्स अ टर्म बेसिकली जो कि लॉ और सिक्योरिटी या स्ट्रैटेजी के दरमियान में है। तो उस वक़्त शुरू में ये नेगेटिव टर्म नहीं थी, लेकिन आगे चलते चलते हमने देखा है कि अब अगर आप इसको एनालाइज करें तो सर्टेनली लॉफेयर इज़ नाउ अ नेगेटिव कॉनोटेशन। और ज़्यादातर इसका मतलब लिया जाता है कि जब बड़ी ताकतें, दो तरीके हैं। एक तरफ तो वो रजीम्स जिनके अंदर ऑपरेशन है, जिसके अंदर एक डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर जब इंस्टीट्यूशंस को काम नहीं किया करने दिया जाता तो उसके ऊपर एक इंटरनेशनल जो लॉ फ्रेमवर्क है वो आ जाता है। और दूसरा हमने देखा है कि अपने जो हरीफ हैं, जिनके साथ आप डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते, उनको दबाने के लिए भी लॉफेयर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। और जब ये ग्वांतानामो हेबियस के नाम से एक तवील लिटिगेशन अमेरिका में आई, तो उसमें लॉफेयर का आपको टर्मिनोलॉजी बार बार जो है वो उसमें आपको मिलती है। और डिटेल जजमेंट उसमें कई अमेरिकन फेडरल कोर्ट्स की आपको लॉफेयर के ऊपर जो है वो आपको मिलती हैं। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न इसका जो ट्रेंड शुरू हुआ है, और 9/11 के बाद जिस तरह से एजाज साहब ने आपको बहुत सारे वाक़यात बताए कि किस तरीके से लॉफेयर को इस्तेमाल किया गया। ख़ुद हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लॉफेयर का जो हम शिकार बने, फैटफ इज़ अ क्लासिक केस ऑफ दैट लॉफेयर जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। और पाकिस्तान में एक तरफ तो हमारे पास जो हमारी लीगल आप समझिए कि जो हमारी एक बुनियाद है वो बहुत मजबूत है, और हमारे पास बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो लॉयर्स मौजूद हैं। अनवर मंसूर साहब को भी आपने सुना, इसके अलावा और बाकी जो अमर बिलाल सूफ़ी साहब हैं, उससे पहले जैसे साकिब निसार साहब, और इस तरह के बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं वो मौजूद थे जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बहुत काम किया। जैसे तसद्दुक़ जलानी साहब का नाम ले लूँ, और चौहान साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये तमाम लोग बहुत तगड़े जो थे इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स के अंदर एक मसला है वो ये है कि हमारे सिस्टम्स जो हैं उनको जितनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ी है, हमारे सिस्टम्स जो हैं वो उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़े, जिसकी वजह से हमारा जो फाइल वर्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी आप देखें तो हमें फाइल वर्क कहते हैं कि जी आप पहले ख़त लिखेंगे, फिर उस ख़त का जवाब आएगा, फिर आप उसके जवाब में ख़त लिखेंगे। तो मैंने कहा भाई ये व्हाट्सएप के ऊपर आप कर लिया करें, ख़त बाद में लिख दिया करें और आपस में कर लिया करें, क्योंकि इस तरह तो हम चल ही नहीं सकते। तो जब तक हम अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, नए सिस्टम्स को क्रिएट नहीं करेंगे, ये मसाइल हमारे। सो लॉफेयर के हिसाब से या आप लॉ के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है
जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी का इशू नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है। और स्पेशली जो यंगस्टर्स अभी लॉयर्स आते हैं, उनको मैं जब देखता हूँ तो दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल, और उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर भी है, और वो बहुत ज़बरदस्त उनका काम भी है। इसलिए मैं हैरान हो गया हूँ एक्चुअली 2 दिनों में, जब से मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल को देखा कि वो हड़ताल पे चले गए हैं कि आपने सीनियरिटी पे जज नहीं लगाया। भाई सीनियरिटी क्या होती है? जो कॉम्पिटेंस को आप देखना है, या आपने सीनियरिटी को पकड़ के बैठ जाना है? एक बंदा इनकॉम्पिटेंट, अल्लाह ताला की तरफ से वो 50 साल जो है वो जिंदा रह गया और वो वहाँ पे जज हो गया है, तो उसको अजाब बना के तो हम पे नाजिल ना करे। कॉम्पिटेंसी शुड बी द मेन फीचर। अगर आप कॉम्पिटेंट हो आपको ऊपर जाना चाहिए, नहीं कॉम्पिटेंट तो आपको नहीं जाना चाहिए। सीनियरिटी क्या होती है? और मैं तो पाकिस्तान बार काउंसिल को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करें, इस तरह के ऊपर जो है वो बातें ना करें, मुखालफतें ना करें जिसकी कोई तुक नहीं बनती। जो हमें एक पोजीशन लेनी चाहिए वो पोजीशन लें, जहाँ पे पोजीशन नहीं लेनी चाहिए वहाँ पे ना लें। चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल सही बात है। और ये बात आप कहें कि नहीं आपने इस कॉम्पिटेंट आदमी को छोड़ के तो फलाने कॉम्पिटेंट को ले लिया या ज़्यादा को ले लिया, कॉम्पिटेंसी के ऊपर आप बात कर सकते हैं, बट दिस इज़ क्वाइट आई वुड से फुलिश टू इंसिस्ट कि नहीं हमने सीनियर मोस्ट को लेना है चाहे वो बेकार भी है। तो इसको तो बिल्कुल मैं तो बल्कि दरख्वास्त करूँगा चीफ जस्टिस साहब से भी और पार्लियामेंट से कि वी शुड गेट अवे विद सीनियरिटी प्रिंसिपल। सीनियरिटी प्रिंसिपल इज़ हर्टिंग पाकिस्तान बैडली, और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बहुत मसाइल हैं, स्पेशली जुडिशरी के अंदर हम। और फिर दूसरा ये कि जो एज लिमिट है जजेस की उसको नीचे लेके आए। 40 साल के लोगों को जो है वो जज लगना चाहिए। 45 साल में आप जब जज लगाते हैं 10 साल में उनको काम करना आता है, उनकी रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। तो इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस जो सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। बट नॉट विद स्टैंडिंग कमिंग बैक टू माई टॉपिक, सॉरी मैं उधर चला गया। ये जो लॉफेयर का प्रॉब्लम है, हमें तो जो मेरी मिनिस्ट्री है हमें तो उसका बड़ा रियल चैलेंज है। एक इन्फो लैब पकड़ी गई, हिंदुस्तान 850-900 वेबसाइट्स चला रहा था। उन वेबसाइट्स के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ खबरें आती थी। उन खबरों को पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया उठाता था, फिर यहाँ से वो मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता था, और फिर पॉलिटिकल पार्टी उठाती थी, और वो हमें बना देते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो जर्मन एम्बेसडर मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में बहुत आप जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बड़ा कम हो गया है। तो मैंने कहा भाईजान आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे 150 चैनल है, 43 के करीब हमारे इंटरनेशनल चैनल्स हैं, तो आप मुझे बताएं आपको कितने इंसिडेंट्स में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है का प्रॉब्लम मिला है? तो उन्होंने कहा नहीं हमें तकरीबन 8-9 तो हैं। तो मैंने कहा जर्मनी में तो 900 केसेस हुए इस्लामोफोबिया के, हमने तो कभी आपसे इस तरह से बात नहीं की है। सो हमारा एक इम्प्रेशन, और फिर हमारे जो अंदर के लोग हैं, जो एक दो जो ओनर्स हैं और फिर उनके कुछ आगे लोग जो हैं, वो इस बात को बढ़ाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के ऊपर अगर फैटफ की पाबंदियां लगती हैं उसमें हमारा अपना बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके अगर हमें GPS प्लस स्टेटस के ऊपर इशू आता है, हमारे अपने लोगों का बहुत रोल है। सो इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क को एज अ वॉरफेयर ऑन पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ये जो एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है जिसको हमें डील करना है और एज ए नेशन डील करना पड़ेगा। इम्प्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट, परसेप्शंस आर इम्पॉर्टेंट। फिर प्रॉब्लम क्या है कि जो वॉर ऑफ ओपिनियंस है वो आजकल असल जंगें हैं। अगर आप अपनी ओपिनियन को बना के इस तरह से फोर्सफुल नैरेटिव क्रिएशन कर सकते हैं। एक चीज़ पहले तो होता था सेंसर कर दें आप फॉर एग्जांपल एक अखबार आता है उसके ऊपर आज पॉलिटिशियन एक स्टेटमेंट देता है, शाम तक वो सोचता है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अगर उसको लगता है सही नहीं है तो अगले दिन कह देता है मैंने तो बात ही नहीं की है, मैंने तो कहा ही नहीं है। अब तो अगले को वीडियो आ जाती है। तो ये सारे लोग, वैसे तो हम लोग जो सारे रोज़ टीवियों पे जाते हैं हम घंटों बोलते हैं, लेकिन जो 20 सेकंड की कोई गलती होगी तो वो बार बार आप दिखाई जाएगी, वो घंटों वाली बात नहीं दिखाई जाती। सो इट्स अ डेंजरस एक्टिव डबल एज वेपन जिसके ऊपर जो मीडिया है वो हम बात करते हैं, चलाते हैं। सो मेरे नज़र में हमारे यहाँ मुझे अभी भी जो आपने देखा, एक तो हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं वॉरफेयर की, इस मॉडर्न वॉरफेयर की, वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी। मीडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइटल आई वुड से एरिया फॉर दिस वॉरफेयर। आपकी जो मीडिया परसेप्शन है वो क्या, देखिए हमने जब एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है वो मेरे अंडर काम करता है। एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग का काम यह है कि पाकिस्तान की जो बैरूनी परसेप्शन है उसको ठीक करें।
तो अब पहला प्रॉब्लम तो हमारा वसाइल का है। देखिए हमारा मेरे पास जो टोटल बजट है वो कुछ 4.5-5 करोड़ रुपया है। हिंदुस्तान ने पिछले साल तकरीबन 21 अरब रुपया खर्च किया और उसमें अभी मैं बॉलीवुड के ऊपर जो खर्चा किया उनको वो मैं शामिल नहीं कर रहा, बिकॉज बॉलीवुड इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज मीडिया आई वुड से वॉरफेयर का पार्ट जिसको वो बड़ा कन्वीनियंटली और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो फिल्म को, ड्रामा को हमने उस तरीके से अभी तक डेवलप हो ही नहीं पा रहा और उसकी बड़ी वजह जाहिर है कि हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिज़म का माहौल भी है। उसकी वजह से भी हमारे यहाँ जो एंटरटेनमेंट है वो पीछे होती जा रही है और मज़ीद पीछे होती जा रही है। दूसरी तरफ हमारा जो अपनी कैपेसिटीज़ हैं, मसलन हमने देखिए 70,000 लोग हमारे शहीद हो गए वॉर ऑन टेरर में। आप मगरिब में एक भी कोई किताब नहीं है जो हमारी इन कुर्बानियों के ऊपर लिखी गई हो। कभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और कभी हमें ये नहीं हमारे ऊपर ये सेमिनार किया कि पाकिस्तान का क्या रोल था इस वॉर ऑन टेरर में। नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने जो लेट 70s में पाकिस्तान के अंदर मदरसों का सिलेबस बनाने में बहुत एक्टिव थी माशाल्लाह, उन्होंने दोबारा हमारी तरफ तो पलट के भी नहीं देखा नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने कि पाकिस्तान में जो हम सिलेबस बना के दे के आए थे उसने हशर क्या किया पाकिस्तान की कौम का। और आज एक पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं उनका भी रिश्ता हमारे बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हम एक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी हैं और प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जब यूएसएसआर ने आके काबुल के ऊपर हमला किया था तो हमसे पूछ के तो नहीं किया था, वो आए उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद जब अमेरिका ने, जब उसामा बिन लादेन ने जाके न्यूयॉर्क को बम मारा, हमसे पूछ के तो नहीं मारा, उसने तो बम मार दिया। कॉन्सिक्वेंसेस हमें सहने पड़े। इसी तरह से 87-88 में अमेरिका ने जो है वो जिनेवा अकॉर्ड किया, अफगानिस्तान से चला गया, हमसे पूछा भी नहीं। उसके बाद अभी आप देखिए कि जब अमेरिका जा रहा है बाहर, हम कह रहे हैं भाई आप जिस तरीके से जा रहे हैं पीछे एक मैस क्रिएट हो जाएगा, एक पूरा का पूरा आप जो मुल्क है उसको डुबो के जा रहे हैं। इतना बड़ा जो एक कजिया हमारे लिए खड़ा हो गया है उसको आप देख के जाएं और आलमी दुनिया आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर आंखें चुरा रही है। सो दिस इज़ द एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड इज़ अनफेयर। पूरी एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं। उसके बाद जब आप जो ही आपको याद होगा ये वॉरफेयर का एक और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। जो ही जिनेवा अकॉर्ड हुआ, पाकिस्तान पूरा अफगानिस्तान वॉर में था और पूरी हमारे यहाँ तकरीबन 5 मिलियन रेफ्यूजीज बैठे हुए थे। और जो ही नेटो का अकॉर्ड साइन हुआ, यूएसएसआर ने अपनी आर्मी निकाल ली, अमेरिका ने अपनी आर्मी निकाल ली और अगले ही दिन हमारे ऊपर प्रेसलर की अमेंडमेंट्स आ गई और हम पे पाबंदी लगा दी गई। सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बिल्ड करना है। पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट नेशन। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है। ये नहीं है कि हमको मजाक नहीं है, इस रीजन में किसी के माई के लाल में ज़रूरत नहीं है कि हमारे बगैर यहाँ पे फैसले हों। हम दुनिया की 7 एटॉमिक जो ताकतें हैं उनमें से एक हैं। हमारे पास एक 20-22 करोड़ का एक पॉपुलेशन मास है और उनमें बहुत कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, बहुत ज़बरदस्त एक पूल हमारे पास है, तो हमें उसको यूटिलाइज़ करना है। और ये जो एक चैलेंजेस हैं इनका मुकाबला करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है और इंशाअल्लाह ताला हम और आप मिल कर के इस चैलेंजेस का मुकाबला जो है वो कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।